सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए श्रृंखला के तहत अवलोकन मेरी दृष्टि में। तो आज देखते हैं एक नए विषय पे नया वीडियो में कही गई बातें मेरी अपनी सोच है। इसमें आपकी अपनी भी कुछ सोच हो सकती है, वो आप स्वयं विचार करें। मैं सिर्फ इसे एक दृष्टि में इसे देखता हूँ, जिस प्रकार से वो आपसे शेयर करता हूँ सिर्फ। तो आज देखते हैं शिक्षा के ऊपर। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य नहीं चाहता होगा। हर एक माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे क्या शिक्षा प्रणाली सटीक है जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। तो बात करेंगे आज इसी विषय पे। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी शिक्षाएं हमें स्कूल में दी जा रही हैं, क्या उसकी हमें ज़रूरत भी है? हमें शिक्षा की ज़रूरत ही क्यों है? देखा जाए तो शिक्षा की ज़रूरत लगभग सभी की ज़रूरत है कि शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, समाज में जो चल रहा है, उस सबको हम जान पाएँ। शिक्षा यानी ज्ञान, जानकारी का संग्रह, जो कि समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है बेहतर जीवन देना। शिक्षा तभी कारगर हो सकती है जब वो किसी के जीवन को एक बेहतर जीवन में परिवर्तित कर दे। ऐसी शिक्षा ही किस काम की जो किसी का जीवन बेहतर ना कर सके। क्या हम सभी ये चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हम पढ़ें, सुने, देखें जिससे हमारे जीवन में उसका कोई ताल्लुक़ ही ना हो? नहीं चाहेंगे ना। तो शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है कि व्यक्ति का बेहतर विकास, बेहतर जीवन हो। तो अब हमें जानना चाहिए कि क्या शिक्षा ज़रूरत किसको है? क्या शिक्षा शरीर को ज़रूरत है? क्या शिक्षा मन को ज़रूरत है या चेतना को? शिक्षा की ज़रूरत किसे है? वस्तुतः हम तीनों का जो जोड़ के रूप में एक ढांचा तैयार होता है, हम उस जोड़ को ही मैं कहते हैं। शरीर, चेतना और मन, इन तीनों को एक रूप में देखकर और तीनों को संगठित करके ही हम अपने आप अपना मैं खड़ा करते हैं। तो शिक्षा को ज़रूरत अब होगी मैं को, क्योंकि इस शरीर को जो चलाता है वो है मैं। ये शरीर एक साधन मात्र है, तो शरीर को चलाने वाला कौन हुआ? मैं। तो शिक्षा को ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है मैं को, यानी विकास हो तो किसका? मेरा ही तो विकास होगा ना। तो शिक्षा की ज़रूरत है मुझे, यानी मैं को। अब उसका जीवन बेहतर कैसे है? वो कैसे बेहतर होगा इस शिक्षा से?
ये प्रश्न हमें उठाना चाहिए, उस मैं का क्या उद्देश्य है, वो इस जीवन को किस तरीके से जीना चाहता है। ये एक व्यक्तिगत बात है, इसलिए इस व्यक्तिगत बात को हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप से ही ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे कैसा जीवन चाहिए। क्योंकि जैसा जीवन हमें चाहिए वैसे ही हमें फिर शिक्षा व्यवस्था भी चाहिए होगी। हमें अपना विकास करना है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमें अपना विकास कैसा करना है। क्या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपना विकास करना है और हमें यही ना मालूम हो कि हमें अपना विकास और अपना जीवन बेहतर करना है तो कैसे, किस तरफ जाना है, किधर को चल पड़ना है, जहाँ से हमारा जीवन बेहतर हो और हमारा विकास हो। तो हमारा बेहतर जीवन क्या है, हम किसे अपना बेहतर जीवन मानते हैं। ये प्रश्न उनको उठाना चाहिए जो गार्जियन के रूप में एक माता पिता को उठाना चाहिए, जो अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं अपने जीवन में और वो किसे अपना बेहतर जीवन मानते हैं। अगर हम अपने बारे में ही प्रश्न नहीं उठाएंगे तो कैसे जानेंगे कि हमारा बेहतर जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए हमारा बेहतर भविष्य। हम बेहतर भविष्य किसे मानते हैं? क्या हम पद प्रतिष्ठा पाने को बेहतर जीवन मानते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने को, यानी पैसे से भरपूर हर इच्छाओं को पूर्ण होते हुआ देखना चाहते हैं, सुखों का आनंद लेना यह बेहतर भविष्य चाहते हैं। कैसा, किस प्रकार का हम बेहतर भविष्य चाहते हैं और किसे हम अपना बेहतर भविष्य कहते हैं। अभी का हमारा जीवन कैसा है? अभी जो दिखाई पड़ता है वो तो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे गधे जो होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं गधों की तरह ही। अन्य जो उसके जैसे गधे होते हैं ना, उसकी तरह वो दिन रात मेहनत करते हैं। भाग भरी दुनिया में भाग दौड़ करते रहते हैं। दिन रात पैसा पैसा पैसा, पैसे की दौड़ में सुबह से शाम तक तमाम तरह के कार्यों की चिंता। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें मालिक की चिंता कि ऐसा ना हो कि आज कोई गलती हो और मालिक हमें सुना दे। कितना डिप्रेस हमारा जीवन है, कितना तनावपूर्ण हमारा जीवन बना हुआ है इस पैसे की दौड़ में। क्या आपने इस पे प्रश्न उठाया है कभी कि अभी जो हमारे समाज में जैसा जीवन चल रहा है, क्या यही हमारा बेहतर भविष्य है? क्या हम इस तरीके का भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं? ये प्रश्न हमें स्वयं से उठाने चाहिए और उठाने पड़ेंगे कि हमें अपने बच्चों का जो बेहतर भविष्य की कल्पना हम देखते हैं वो कैसी हो, इस बारे में हमें स्वयं जानना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि कौन सा रास्ता हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सही है, हमारे बच्चे किस तरह की शिक्षा प्राप्त करें जिससे उसका भविष्य बेहतर हो। तो सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि बेहतर जीवन क्या होगा। जब तक बेहतर जीवन ही नहीं पता तो बेहतर भविष्य कैसे मालूम होगा।
सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि बेहतर जीवन हम किसे मानते हैं। जब हम स्वयं जानते हैं कि हमारा बेहतर जीवन ये है, तो फिर हम उसी तरीके की शिक्षा को अनुमति भी देंगे कि इससे ये जीवन बेहतर होता है, तो ये शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो बेहतर शिक्षा वो शिक्षा होगी जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी देता हो, और शिक्षक भी वही बेहतर जो बच्चों को एक गुलामी भरी मानसिकता से ऊपर उठाए, गुलामी की जंजीरों से ना जकड़े, बच्चे को एक स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसित करे और उसके जीवन में प्रश्न खड़े करे कि सोचो, तुम जितना सोच सकते हो, जितना इस समाज में देखते हो, उस सब के बारे में सोचो। हर एक चीज़ के ऊपर प्रश्न खड़ा करो और स्वयं इस पे अपना चिंतन करो। जब हम स्वयं चिंतन करेंगे तभी हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी। ज्ञान जो होना चाहिए वो मात्र तथ्यों का संग्रह करना नहीं होना चाहिए कि किसी के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे मात्र रट लेना ही ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वो कहा जा सकता है जिससे बच्चे अपने आप अपने बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और अपने जीवन को सुखद और आनंदपूर्वक जीने की जो लालसा होती है उसके अंदर छिपी हुई, उसकी अनुभूति के साथ जीना, उसकी जो समझ है वही ज्ञान होता है। लेकिन अभी जो चल रहा है, ऐसी कहीं पे कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है दिखाई देती है कि जहाँ पे किसी बच्चे को ये सिखाया जाता हो कि तुम अपने आप को जानो। इस समाज में जो भी घटित हो रहा है तुम इसे जानो। आसपास की प्रत्येक घटना के बारे में तुम स्वयं चिंतन करो, स्वतंत्र रूप से चिंतन करो और उसके बारे में जानो, समग्रता से जानो। क्या हमारे पास ऐसी शिक्षा उपलब्ध है? क्या हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से उस शिक्षा के बारे में भी स्वतंत्र चिंतन करने की अनुमति देता हो? तो जब बच्चे के पास स्वतंत्र चिंतन की आज़ादी होगी तो स्वयं जिस प्रकार का वो अपना बेहतर भविष्य चाहता होगा उस प्रकार से वो चिंतन के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा भी उस निर्णय तक पहुंच जाएगा। और बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत ही बात होती है। हर एक व्यक्ति का एक निजी मामला होता है, निजी जीवन होता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर देखना चाहता है। तो इसके लिए वो स्वयं स्वतंत्र रूप से चिंतन करे, तभी वो इस बारे में जान सकता है, समझ सकता है। और अभी की शिक्षा व्यवस्था में क्या है? अभी की शिक्षा व्यवस्था में है पाठ्यक्रमों में दिए गए प्रश्नों अथवा या उसमें दी गई जितनी भी जानकारी है उसे मात्र रटवाना है। और ये एक बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है,
क्योंकि जब किसी भी विषय के प्रति आप बार बार उसे रट लेंगे तो वो उसके अंदर वृत्त चित्त में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो जब भी वो कुछ सोचने की सोचेगा तो जो उसके अंदर पहले से ही फीडिंग है वही उभर के सामने आ जाएगी। वो फिर अलग से एक स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकता। वर्तमान में समाज में क्या चल रहा है उस पर वो चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा ने उसे जिस भी प्रकार की शिक्षा उसे दी गई है, समाज ने स्कूलों ने उसे जिस भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में उसे ढाला है उसी के अनुरूप वो अपनी धारणाओं को मजबूत कर लेता है और वो मान्यतावादी बातों में फंस जाता है। समाज और स्कूल जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेके एक बच्चे के ऊपर उसे रटवाने का जो दबाव बनाते हैं और उसके द्वारा रटे हुए शब्द ही उसके लिए उसके जीवन में दिक्कतें और मुश्किलें खड़ी करते हैं। आप जब भी अवलोकन करेंगे अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको यही मिलेगा कि आपने अभी तक जो कुछ भी समाज से ग्रहण किया है, स्कूल से ग्रहण किया है, जो कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में मौजूद है और वहाँ जो कुछ रटवाया गया है, क्या बार बार वही उभर के नहीं आता है सामने? तो जब तक वो चीज़ें उसके सामने उभरती रहेंगी तब तक वो एक साफ दृष्टि से निष्पक्ष रूप से किसी भी विषय के ऊपर वो अपना स्वयं चिंतन नहीं रख सकता, वो स्वयं अवलोकन नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं अवलोकन नहीं कर सकता तो फिर उस शिक्षा व्यवस्था का उसके जीवन में क्या महत्व रह जाता है? जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था एक बच्चे को दी जाती है और उसके जीवन में वो शिक्षा व्यवस्था यदि काम ना आए, उसके जीवन को समझने में कोई सहयोग ही ना करती हो, तो वो किस काम की? उस शिक्षा व्यवस्था का कितना मूल्य है? एक बच्चा अपने जीवन को नहीं समझ पा रहा है, उसके पास जो कुछ घटना घट रही है उसे समझ नहीं पा रहा है, वो निष्पक्ष रूप से नहीं देख पा रहा है, तो उस शिक्षा व्यवस्था का योगदान उसके जीवन में क्या है जो उसको एक बेहतर जीवन के लिए दी गई थी? व्यक्ति के अंदर ऐसी शिक्षा ही ना हो जहाँ पे उसकी प्रज्ञा का विकास होता हुआ दिखाई दे। तो जब कोई शिक्षा व्यवस्था किसी व्यक्ति की, बच्चे की प्रज्ञा का जागरण नहीं करा सकती, विवेक का जागरण नहीं करा सकती, तो बिना विवेक वाले जीवन की आप कल्पना करिए, अवलोकन खुद करिए, देखिए कि जिसका जीवन बिना प्रज्ञा जागृत हुए है उसका जीवन कैसा होगा। एक बेहोशपूर्ण व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? क्योंकि जिसका विवेक ही जागृत नहीं है, चैतन्य ही नहीं है, तो फिर उसे बेहोश ही माना जाएगा, क्योंकि उसे किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जो आसपास घटित हो रही है उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो समझ भी नहीं पा रहा है। तो शिक्षा एक व्यक्ति को बेहतर तभी कर सकती है जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास के साथ उसकी विवेकशीलता का विकसित होने में सहयोग हो। और शिक्षा होनी भी इसीलिए चाहिए कि व्यक्ति का, बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ विवेक का जागृत होना, समझ का बढ़ना
उसके जीवन में फलीभूत हो। और यदि मात्र ज्ञान संग्रह करवाना और रटवाना ही मात्र अगर शिक्षा का उद्देश्य रह गया हो, तो फिर उसके जीवन में उसका क्या महत्व है। और अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में यही देखा गया है, किसी भी विषय को अध्यापक पढ़ाते हैं, उसे रटवाते हैं, और वो रटा हुआ जब बच्चा भूल जाता है और उसे फिर पूछा जाता है कि क्या याद किया तुमने, तो फिर पिटाई भी होती है। शिक्षक यही करते पाए जाते हैं कि बच्चों को उसका जो विषय है, विषय की जानकारी देना बच्चों को, और उसे रटवाना। यहीं तक यदि कोई शिक्षक यही काम करता है और यहीं तक उसका जीवन है, तो फिर उस शिक्षक के पास कितनी समझ होगी कि वो एक बच्चे का बेहतर भविष्य के बारे में सोचता है और काम इतना करता है स्कूलों में कि वो मात्र बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में दिए गई जानकारी संग्रह को मात्र बच्चे तक पहुंचाने तक का ही सहयोग करता है। जो पाठ्यक्रम पढ़ाता है उसकी जानकारी बच्चों को प्रदान करना ही शिक्षक का काम यदि इतना ही रह गया है, और वो उसके विकास में, उसकी विवेक में जागृत होने में कोई सहयोग नहीं दे पा रहा है और पाठ्यक्रम को ही रटवाने तक में ही सीमित है, तो क्या ऐसे शिक्षक किसी बच्चे का बेहतर भविष्य बना सकते हैं? मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि बेहतर भविष्य माने क्या। हम बेहतर भविष्य किसे मानते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, क्या उन्हें भी पता है कि वास्तव में बेहतर जीवन माने क्या? क्या उनके पास भी इतनी प्रज्ञा विकसित है, इतना विवेक विकसित है कि वो जीवन के अनेक प्रकार के तथ्यों को समग्र रूप से देखने की कला को जानते हैं? क्या वो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी अपनी अनुभूति के द्वारा दे रहे हैं? प्रकृति के बारे में, अपने बारे में मनुष्य जिस तरीके से चलायमान है, क्या उस बारे में उस शिक्षक को उसका ज्ञान है? क्योंकि जब उसको ज्ञान होगा, उसकी अनुभूति होगी, उसका विवेक जागृत होगा, तभी वो आपके बच्चों तक पहुंचा सकता है। यदि शिक्षक को ही ज्ञान ना हो उस चीज़ का, तो वो शिक्षक आप तक कैसे पहुंचाएगा? और क्या जानकारी पहुंचाने मात्र तक सीमित रहना, इससे बच्चे का भविष्य बेहतर हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को जानकारी प्रदान करने मात्र तक में सीमित हो जाना, उससे बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का बेहतर विकास नहीं हो सकता। इसमें दोनों लोगों को काम करना पड़ेगा। एक तो वो जो ज्ञान ले रहे हैं, दूसरे वो जो ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान जाए तो उसके अंदर के अज्ञान को मिटाए और खुद भी मिट जाए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो पूर्णतः सत्य हो। हर किसी की
एक अपनी कल्पना है, परिकल्पना है। हर एक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार, उसके पास जितना विवेक जागृत होता है उसके अनुसार वो आप तक अपनी बात कहता है, और उसे जिस भाषा में सहजता महसूस होती है उस भाषा में वो अपने ज्ञान को कहता है। तो बच्चे का बेहतर भविष्य के लिए सबसे पहले माता पिता को जानना होगा कि बेहतर भविष्य माने क्या, हम किसे अपना बेहतर भविष्य मानते हैं। क्या अभी जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं इस भाग भरी दुनिया में, जिस प्रकार से हम दिन रात मेहनत करते हैं और दौड़ धूप करते हैं, उसी में अपने जीवन को खपा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा पैसा एक दूसरे की तुलना में, क्या ये हम बेहतर भविष्य समझते हैं? क्या दिन रात मेहनत करना, पैसे कमाना और पद प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए, एक दूसरे की तुलना के लिए जो जीवन जी रहे हैं, क्या इसे हम अपना बेहतर भविष्य समझते हैं? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे रहन सहन में रहना, क्या इस तरीके का हम बेहतर भविष्य समझते हैं? अगर इस तरीके का बेहतर भविष्य समझते हैं और जिस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं यही अगर बेहतर जीवन है, तो फिर अभी तक आपका जो जीवन है इसमें फिर आप क्या पूर्णतः संतुष्ट हैं? अगर आप पूर्णतः संतुष्ट हैं तभी तो आप बेहतर जीवन कह सकते हैं। यदि जीवन में संतुष्टि ही ना हो, आत्मतृप्ति ही ना हो, अशांति से, डिप्रेशन में, चिंता और तनाव में जीवन हो, क्या हम ऐसे जीवन को बेहतर जीवन कह सकते हैं? दिन रात अशांति में हैं, चिंता तनाव में हैं, जीवन में तमाम ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम घबराहट से, क्रोध से भर जाते हैं, लोभ में, कामुकता में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो क्या हम इस तरीके के जीवन को बेहतर जीवन समझते हैं? क्या इसके लिए हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि अब ये जो समाज में चल रहा है, क्या यही आपके बच्चे को चाहिए? इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। स्वयं को समझना होगा कि बेहतर भविष्य माने क्या, और बच्चे का जो बेहतर भविष्य आप चाहते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए। इसके लिए आपको स्वयं जिम्मेदारी उठानी होगी, प्रश्न खड़े करने होंगे अपने ऊपर, और समाज में जिस प्रकार का जीवन चल रहा है या जिस प्रकार का हमारा अपना जीवन है इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने होंगे। क्या हम अभी तक के अपने जीवन में संतुष्ट हैं? जिस प्रकार का हमने अपना जीवन जिया है, क्या इससे जो पाया है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं कि हाँ हमें यही चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि आपने जिस तरीके का जीवन जिया है और यदि आपने आपसे ईमानदारी से प्रश्न किया है और आप उसका उत्तर हाँ में पाएं, आप यही कहेंगे कि जैसा मैंने जीवन जिया है मेरे बच्चे का भविष्य ऐसा ना हो। लगभग यही उत्तर आपके अंदर आएगा कि जैसा मैंने जीवन जिया है, जैसा मेरा पड़ोसी जीवन जी रहा है, ऐसा मेरे बच्चे का भविष्य ना हो। तो ये चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य ऐसा ना हो, तो फिर बच्चे को उसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, ना कि उसे ज्ञान संग्रह करना। जो ज्ञान स्कूलों में समझाया और पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है, अगर रटवाने मात्र से ही किसी का विकास हो जाता तो अब तक ना जाने कितने लोग कितनी तरह की शिक्षाएं ले चुके हैं और उन सबका जीवन बेहतर होता। क्या हम समाज में ऐसा देखते हैं, एक से एक बहुत ज़्यादा डिग्री किए हुए, पढ़े हुए इंसान का आप जीवन उठा के देखिए। जब हम उनका जीवन उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि
ऐसा जीवन तो नहीं चाहिए। तो फिर कैसा जीवन चाहिए? ये हमें खुद से प्रश्न उठाने होंगे कि यदि ऐसा जीवन नहीं चाहिए तो फिर कैसा जीवन चाहिए। और ये आएगा तभी जब हम अपने आप को जानेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीज़ें सम्मिलित होंगी जो हमें अपने बारे में जानकारी प्रदान करती हूँ। हम अपने आप को कैसे जानें, कैसे समझें, प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, इनको हम कैसे बेहतर तरीके से समझें, निष्पक्ष रूप से कैसे समझें, बिना पूर्वाग्रह के हम कैसे तथ्यों को समझें। हमारे आसपास जो भी घट रहा है बिना पूर्वाग्रह के कैसे समझें। उसे समझने का जो तरीका होना चाहिए, यदि वो शिक्षा व्यवस्था में नहीं है तो फिर वो शिक्षा व्यवस्था किस काम की, जहाँ पे आप बहुत सारे ज्ञान का अर्जन करते हैं और आप स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे अंदर क्या क्या घटित हो रहा है कि हमारे जीवन में जिसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उस पर प्रश्न उठाने चाहिए कि समस्याओं का कारण कौन है, किधर से हमारे अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो मेरी दृष्टि में समस्याओं को पैदा करने वाला कोई बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अंतःकरण का ये साधन है जिसे मन कहते हैं। मन ही है जो हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं पैदा करता है। और मन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। मन के अंदर तमाम तरह की धारणाएं मौजूद हैं। वो चलता ही है धारणाओं की बदौलत। मन चलता ही है विचारों पे, मन चलता ही है स्मृतियों पे। मन जो कुछ भी सोचता है, करता है, वो सब हमारी स्मृतियों से ही आता है। जो हमने जीवन में अनुभव किए हैं उससे चलता है। हमारी सोच, हमारी स्मृति, हमारे अनुभव, क्या हमारा मन इससे नहीं चलता है? इस पे अवलोकन करना, देखना, क्या यदि कोई स्मृति ना हो हमारे अंदर, कोई धारणा ना हो हमारे अंदर, तो क्या ये मन गतिशील रहेगा? क्योंकि मन का स्वभाव है गतिशील रहना। मन हमेशा गतिशीलता में ही होता है, उसकी प्रकृति है गतिशील होना। वो स्थिर नहीं रह सकता। मन कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा चलायमान है। तो मन के द्वारा जो हम जीवन जीते हैं, जो कि हमारी अतीत की स्मृतियों से आ रहा है, अनुभवों से आ रहा है, जो कुछ भी हमने पीछे अनुभव किया है उसके द्वारा वो चल रहा है। जो हमारे अंदर विचार, भावनाएं, स्मृति, धारणाएं, अनुभव हैं, इन सबको मन अपने अंदर समेटे हुए है। या कह सकते हैं इन सबको मिलाकर जो कुछ बनता है, स्मृति, अनुभव, धारणाएं, इन सबको मिला के जो बनता है
उसे मन कहते हैं। एक रूप में उसे मन कहते हैं। अगर हमारे अंदर स्मृति ना हो, धारणाएं ना हो, कुछ अनुभव संग्रहित ना हो, तो फिर हमारे अंदर मन भी नहीं होगा। क्योंकि जिससे ये सब कुछ हो रहा है वो मन ही है। मन यानी विचारों का संग्रह, अनुभवों जो हमारे अंदर एकत्रित हैं बहुत सारे, उससे जो हमारी सोच की प्रक्रिया बनती है वो मन है। मन हमेशा चलायमान होता है। मन की प्रकृति ही चलायमान है। मन हमेशा या तो भविष्य की चिंता में पाया जाता है या अतीत के दुखों में। वो या तो हमारे जीवन में जो कुछ हमारे साथ अतीत में घटित हुआ है उसका रोना रो रहा होता है कि हमारे साथ ऐसा फलाने ने गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तमाम तरीके की बातें आ जाती हैं। तो उसके बारे में वो सोचता रहता है, तो उस पर अपना दुख प्रकट करता रहता है। ये हमारे अंदर एक सूक्ष्म विचार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब हम इस पे सजगता से निगरानी रखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो अतीत में हमेशा चलने वाला मन, विचार जो हमारे अंदर लगातार चल रहे हैं, ये एक मन है जो हमेशा गतिशील रहता है और वो भविष्य में भी तमाम तरह की कल्पनाओं में भी पाया जाता है। हम अभी बैठे हैं और बैठे ही बैठे कुछ भविष्य के बारे में परिकल्पना करते हैं, सोच विचार की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, तो वो भविष्य में चलता रहता है। तो मन या तो भविष्य में या अतीत में चलता रहता है। मन विचारों का जाल है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो अतीत की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। या तो वो भविष्य की कल्पना में मिलेगा या फिर अतीत की स्मृतियों में मिलेगा। मन जहाँ भी होता है, विचारों का प्रवाह जब भी एक मौजूद होगा, मन जब भी मौजूद होगा, तो वहाँ एक चीज़ निश्चित है कि वहाँ भय भी होगा। और कोई कहता है कि मेरे अंदर भय नहीं है, और बहुत सारे विचारों का झुंड उसके आसपास आंतरिक प्रणाली में चल रहा है, सूक्ष्म विचार उसके अंदर चल रहे हैं, और कहता है कि भय नहीं है, तो फिर वो अपने साथ एक तरह की बेईमानी कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे अंदर विचार हो, मन हो और हमारे अंदर भय ना हो। जब मन होगा तो भय भी होगा, और मन हमेशा तुलना भी करेगा कि मेरा दोस्त या वो फलाने के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतना ज्ञान है, और उस दूसरे के पास ना उतना पैसा है, ना उसके पास उतना ज्ञान है। तो ये मन ही है जो तुलना करता रहता है, एक दूसरे की तुलना करता रहता है। मन हमेशा इच्छाएं प्रकट करता रहता है। आज कुछ और पाने की इच्छा, कल कुछ और पाने की इच्छा। ये जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? सोच के देखना। ये जो इच्छाएं आ रही हैं, ये भी हमारी स्मृतियों से ही आ रही हैं, हमारी धारणाओं से ही आ रही हैं, हमारे जो पिछले अनुभव रहे हैं उसके द्वारा ही
हमारी सारी इच्छाएं आ रही हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उसके द्वारा ही मन हमारा जो करता है वो ये कि वो बहुत सारी इच्छाएं जो है प्रकट करता रहता है। जो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उससे वो अपने आप को खुश महसूस करता है, और जो उसकी इच्छाएं हैं पूर्ति नहीं होती हैं उससे वो दुखी होता है, और उसके अंदर दुख वाले जितने भी विचार हैं वो उस बारे में खो जाता है, उस बारे में विचार करने लगता है, और बहुत सारे विचारों का झुंड फिर वो लेके चलता है। तो मन तुलना में भी पाया जाता है, वो हमेशा एक दूसरे की तुलना करता है। मन इच्छाओं में भी पाया जाता है कि वो बहुत सारी इच्छाएं करता है। सोचो, यदि मन ना हो तो क्या हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी की भी इच्छा कर सकते हैं? बिना मन के क्या हम कोई भी इच्छा कर सकते हैं? सोच के देखो, सोच के क्या देखना। जब हमारे पास कोई विचार प्रक्रिया ही नहीं होगी, कोई मन जैसा कोई उपकरण ही नहीं होगा, तो क्या हम कोई इच्छा कर पाएंगे, कोई भी बात जाहिर कर पाएंगे? इसीलिए कहते हैं कि जीवन जीने के लिए मन का होना जरूरी है, क्योंकि मन ही एक उपकरण है जो हमारे जीवन में अगर उसे सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो हम उसके द्वारा ही बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर उसे जागरूकता से, नियंत्रण के साथ एक उपकरण के तौर पे उसका उपयोग किया जाए तो मन हमेशा इच्छाओं में, तुलना में, भय में ही पाया जाता है। मन हमेशा एक समय की धारा में होता है। मन जो है वो एक समय में होता है। कह सकते हैं कि मन जो है वो एक समय का कैदी है। जहाँ मन है वहाँ समय भी होगा। समय कोई यही नहीं कि जो हम समय देखते हैं घड़ियों में। समय इसके अलावा एक सूक्ष्म मानसिक स्तर पे भी होता है। जब हम कोई बात या कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी जो समय घटता है, जो समय लगता है, जो विचार प्रक्रिया में जो समय चलता है वो भी समय ही है। तो मन जब भी होगा तो समय के अंदर होगा, समय की धारा में ही होगा। कोई चीज़ सोच के देखो, कह के देखो, जो समय में ना आता हो और मन वहाँ पे काम करता हो, तो मन हमेशा समय का ही बंधक है। जहाँ समय होगा वहाँ मन भी होगा, और जहाँ समय अतीत होगा वहाँ फिर मन नहीं होगा। कह सकते हैं मन समय का ही कैदी है, जो अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता में ही जीता है। तो ये मन, स्मृति, अनुभव, विचार, भावनाएं, धारणाएं, इन सब का जो जोड़ है, जो एकत्रित ढांचा है, हमारी जो धारणाएं हैं, स्मृति हैं, इन सबको मन जो है वो अपने आप में सबको समेटे हुए है, और इन्हीं से हम अपना पूरा जीवन जीते हैं।
अवलोकन करके देखना, क्या इससे भी बाहर हम कोई जीवन जीते हैं जहाँ पे ना हमारे कोई विचार हैं, ना ही कोई हमारा अनुभव है, ना ही कोई स्मृति है, ना ही कोई धारणा है। इससे बाहर और मन भी नहीं है। क्या इससे बाहर कोई हमारा जीवन है? क्या हम जीते हैं? तो मन जो है वो अपने अंदर विचारों का, अनुभवों का, स्मृतियों का, हमारी धारणाओं को अपने अंदर समेटे हुए है और इन सब का एक कह सकते हैं, इन सब का जोड़ जो है वो मन है। तो फिर हमारी सोच कैसे बनती है? क्या कभी हमने इस बारे में भी सोचा है? सोच के बारे में भी सोचो। सोच कैसे बनती है? सोच बनती है स्मृति से। कुछ भी ऐसा सोच के देखो जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद ना हो। समझ पाओगे? नहीं ना। तो हमारे अंदर जो पहले से ही मौजूद है, उसी के आधार पे हम अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मन के द्वारा सोचते हैं या मन ही सोचता है। सोच बनती है स्मृति से, हमारे अनुभवों से। स्मृति और अनुभवों की प्रतिक्रिया से जब हमारे अंदर स्मृति होगी, अनुभव होंगे, तो फिर प्रतिक्रिया भी होगी, विचार भी होंगे। तो स्मृति से हमारी सोच बनती है, अनुभव से हमारी सोच बनती है, विचार से हमारी सोच बनती है, और ये सोचने वाला जो है वो मन है। मन एक उपकरण मात्र है हमारा, हम मन नहीं है। मन हमारा एक उपकरण मात्र है। हम जो हैं वो मन के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, विचारों के द्वारा ये जो सोच प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं, वो मैं, वो इन सबको चलाता हुआ पाया जाता है। आप इस पे अवलोकन करके देखना, जागरूकता में इस पे गहन शांति में इसे पकड़ के देखना, अवलोकन करके देखना कि जो सोच की प्रक्रिया है ये कहाँ से आ रही है। क्या ये मन हमारा जो है ये इस सोच प्रक्रिया को स्मृतियों के द्वारा, हमारी धारणाओं के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी स्मृति के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, क्या ये सोच प्रक्रिया नहीं बन रही है? सोचने का जो सारा का सारा ढांचा है, क्या यह इन सब से नहीं बन रहा है? स्मृतियों से नहीं बन रहा है? हमारी जो अभी तक की धारणाएं जो हमने बिठा रखी हैं, क्या उन आधार पे हमारी ये सोच की प्रक्रिया नहीं चल रही है? क्या हमारे अनुभवों पे ये सोच की प्रक्रिया नहीं चल रही है? कुछ भी ऐसा सोच के देखो जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद ना हो, हमारी स्मृति में, हमारे अनुभव में कभी कुछ ना आया हो और उसको हम सोच के देखें। क्या आप सोच पाएंगे? आपने कभी यदि कुर्सी देखी ना होती
क्या आपको कभी कुर्सी का ख्याल आता? क्या आप कभी कुर्सी के बारे में कुछ भी सोच सकते थे? पहले जिस चीज़ का हमारे अंदर अनुभव है, हमारा मन उसी को बार बार सोच सकता है, उसके बारे में परिकल्पना कर सकता है, कल्पना कर सकता है। और सोच की एक खूबी और है कि वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है। वो हमेशा दूसरे के द्वारा ही चलता है। और सोच हमारी जो होती है वो हमेशा सीमित होती है। सोच हमारी कभी भी असीमित नहीं होती है। सोच हमारी हमेशा सीमित होती है क्योंकि हम जब भी कुछ भी सोचते हैं तो हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पे, पुरानी स्मृतियों के आधार पे ही सोचते हैं। तो इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होती है। सोच हमेशा समय के अंदर होती है, समय की गुलाम होती है। हम जो कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, वो सब समय के अंदर है। समय से बाहर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और ना ही समय के बाहर कुछ भी हम सोच सकते हैं। हम हमेशा स्वयं के बारे में भी यदि कुछ भी कहेंगे, अपनी चित्त वृत्तियों के बारे में, अहम के बारे में, मैं के बारे में, बुद्धि के बारे में, तो ये सब भी, इसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाएगा वो सब समय के अंदर ही होगा। क्योंकि मन जो है वो हमेशा समय का गुलाम रहता है। सोच हमारे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से सोचेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे। तो सोच भी हमारी स्मृतियों पे, अनुभवों पे, विचारों पे, इन सब पे डिपेंड करती है। तो इसलिए वो समय का गुलाम होती है, समय के ही अंदर होती है। और ये तो हम पहले से ही समझ ही चुके हैं कि मन एक उपकरण मात्र है जो मैं के द्वारा ही चलाया जाता है। या कह सकते हैं कि मन ही मैं है। ये जीवन में हम मन का उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करने वाला कौन है? मन ही एक ऐसा सेतु है जो हमें जीवन से जोड़े हुए है। इधर हमारा शरीर है प्राकृतिक, और उधर हमारा आत्मा है, या हम आत्मा कह सकते हैं। तो ये आत्मा और शरीर के बीच जो जोड़ने वाला सेतु है उसे हम मन कहते हैं। क्योंकि मन के द्वारा ही हम जीवन का या विभिन्न जीवन में जो विभिन्न विभिन्न तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं या जिनसे हम जुड़ते हैं, उन सब के बीच का जो सेतु है, उसका जो मज़ा लेने वाला है, वो हमें मन ही दिखता है इन सब के बीच में सेतु के रूप में। तो मन ही है जो जीवन को अनेक अनेक तरह से, हर प्रकार से वो इस जीवन का अनुभव लेता है और इस रंगमंच पे अपना रंग दिखाता है और इस जीवन का आनंद लेता है। तो मन के बारे में हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है, हमें उसकी कार्यप्रणाली के बारे में ज़रूरत है, उसका अवलोकन करने की ज़रूरत है। यदि हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में जीना चाहते हैं, बेहतर अपनी लाइफ करना चाहते हैं, अपने जीवन को एक उच्चतम शिखर तक, अपनी आत्मा तक
पहुंचाना चाहते हैं, आप उस स्तर तक अपनी चेतना को ले जाना चाहते हैं, तो उसके सेहत को समझना होगा। हमें मन की प्रणाली को समझना होगा। मन की प्रणाली को समझे बिना हम इस जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी सकते और हम इस जीवन का आनंद भी बेहतर तरीके से नहीं ले सकते। तो हम ये समझ ही चुके हैं कि सोच सीमित होती है। मन का हमेशा काम है गति करना। मन हमेशा गतिशील होता है, वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। और मन अपने अंदर स्मृति, धारणाएं, अनुभव, विचार, इन सब को अपने अंदर समेटे हुए है। मन की प्रकृति ही है हमेशा निरंतर गति करना, निरंतर चलना, और वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड करता है। और मन असीमित नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। वो वहीं तक सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो हमें अपने लाइफ को, अपने जीवन को यदि बेहतर बनाना है तो इस सेहत को, इस मन के बारे में हमें गहनता से जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस मन को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, इधर उधर की भटकाओं से बचें। बहुत सारी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है हमें अपने जीवन को बेहतर करने में। हमें अपने जीवन को बेहतर करने में बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे, उस दिन हम एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं और आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। सभी को नमस्कार।